डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रतियोगिता संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन विषय है ग्रामीण अधिवास भूगोल यानी कि रूरल सेटलमेंट ज्योग्राफी, और इसके अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं लघु उत्तरी अथवा दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आंसर। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा अध्ययन क्वेश्चन है अधिवास भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध की विवेचना कीजिए अथवा व्याख्या कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम प्रस्तावना से। अधिवास मूलतः भवनों एवं गृहों के समूह होते हैं जहां विभिन्न जातियों, धार्मिक संप्रदायों, आर्थिक स्तर के प्रजाति के लोग रहते हैं। इनमें परस्पर अंतः क्रियाएं होती रहती है। यानी कि अधिवास क्या है? अधिवास एक भवनों एवं गृहों का समूह होता है। इनमें विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय और आर्थिक स्तर के यानी कि अमीर गरीब सभी लोग निवास करते हैं, और इन सभी लोगों में परस्पर अंतः क्रियाएं यानी कि ये सभी लोग आपस में संबंधित होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी प्रकार से जुड़े रहते हैं। अधिवास में कई तरह की आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं, जैसे कि कृषि, उद्योग धंधे, पशुपालन, सेवाएं, व्यापार, अन्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्रियाएं संचालित होती हैं। कई सामाजिक विज्ञानों, मानव भूगोल, मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, सैन्य विज्ञान, जनांकिकी आदि के विषय क्षेत्र प्रायः अधिवास भूगोल से कहीं न कहीं मिलते रहते हैं। यानी कि जो बाकी सामाजिक विज्ञान है उनके विषय क्षेत्र और अधिवास भूगोल के विषय क्षेत्र सामान्यतः समरूपता होती है, यानी कि एक समान होते हैं। कुछ मिस्टेक होते हैं यानी कि कुछ अंतर होते हैं, किंतु किसी न किसी प्रकार से ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अधिवास भूगोल में अधिवासों की स्थिति, आर्थिक क्रियाएं, ऐतिहासिक विकास, सामाजिक एवं राजनीतिक दशाओं, जनांकिकी स्थितियों इत्यादि का अध्ययन स्थानिक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। अतः सामान्यतः समस्त सामाजिक विज्ञानों से अधिवास भूगोल का गहरा संबंध पाया जाता है। यानी कि जो अधिवास भूगोल है वह अन्य सामाजिक विज्ञान से किस प्रकार संबंधित है? जो अन्य सामाजिक विज्ञान है वह मानव से संबंधित किसी न किसी प्रकार की तथ्यों का अध्ययन करते हैं, और उनका मुख्य जो केंद्र बिंदु होता है वह मानव ही होता है। और अधिवास भूगोल में भी मुख्य केंद्र बिंदु मानव है, और मानव के जो गृह है उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। इस प्रकार से ये सभी सामाजिक विज्ञान और अधिवास भूगोल संबंधित है। तो ये हो गया इसका प्रस्तावना। अब आगे देखते हैं जो अन्य सामाजिक विज्ञान है उनसे अधिवास भूगोल का संबंध देखते हैं। तो चलिए फर्स्ट में देखेंगे अधिवास भूगोल और मानव भूगोल का संबंध। मानव विज्ञान के अंतर्गत मानव प्रजातियों के उद्भव, विकास, सामाजिक प्रथाओं इत्यादि के सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अधिवास में एक या अधिक प्रजाति वर्ग के मनुष्य रहते हैं। उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढांचों का निर्धारित करते हैं। मानव विज्ञान यह स्पष्ट करने का प्रयत्न करता है कि मानव जाति का सामाजिक प्रथाओं के विकास में स्थानिक पर्यावरण का कहाँ तक प्रभाव रहा है। अधिवास में अधिवासों का अध्ययन मानव गृह के रूप में किया जाता है, जो प्रायः स्थानीय पर्यावरण का प्रतिफल होता है। अतः मानव केंद्रित होने की वजह से दोनों विषय परस्पर जुड़े हुए हैं। यानी कि इसमें क्या कहा गया है, जो अधिवास भूगोल और मानव विज्ञान है इनमें जो मुख्य केंद्र बिंदु है वह मानव है। तो इसीलिए ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि मानव जो विज्ञान है इसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति, वितरण, विकास, उनकी प्रथाओं का अध्ययन किया जाता है, और जो अधिवास भूगोल है उसमें मानव के जो निवास गृह है उसका अध्ययन किया जाता है, उनके समूहों का अध्ययन किया जाता है, उनके गृह तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए यह आपस में संबंधित है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अधिवास भूगोल और मानव भूगोल। अभी हम देखे हैं अधिवास भूगोल और मानव विज्ञान, अब हम देखेंगे अधिवास भूगोल और मानव भूगोल।
अधिवास भूगोल और मानव भूगोल। यह भूतल पर एक सांस्कृतिक भूदृश्य और मानव भूगोल का प्रमुख तथ्य है। अधिवास भूगोल का विकास मानव भूगोल की एक विशेष शाखा के रूप में हुआ है, यानी कि अधिवास जो भूगोल है वह किसकी शाखा है? मानव भूगोल की विशेष शाखा है। अतः इसके अध्ययन में सामान्यतः वे सभी उपागम सिद्धांत अध्ययन विधियां सम्मिलित किए जाते हैं जिनका प्रयोग मानव भूगोल में होता है। अधिवास मानव भूगोल का घटक है, यानी कि उसका एक तत्व है जिसका विशेष एवं विस्तृत अध्ययन अधिवास भूगोल में किया जाता है और उनकी दोनों उप शाखाओं यानी कि नगरीय अधिवास भूगोल और ग्रामीण अधिवास भूगोल इसके अंतर्गत किया जाता है। सभी प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक क्रियाओं का अध्ययन मानव भूगोल और अधिवास भूगोल दोनों में ही समानता से किया जाता है। अतः मानव भूगोल की समस्त प्रमुख शाखा जैसे कि सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, परिवहन भूगोल, सैन्य भूगोल आदि से अधिवास भूगोल का घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। ये हो गया अधिवास भूगोल और मानव भूगोल का संबंध, क्योंकि मानव भूगोल का एक प्रमुख शाखा कौन है? अधिवास भूगोल है। अधिवास भूगोल का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? मानव भूगोल से ही हुआ है, इसलिए वे एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अधिवास भूगोल और समाजशास्त्र के मध्य अंतर संबंध। समाजशास्त्र मानव के सामाजिक जीवन, व्यवहार, सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन से जुड़ा है। इसके अंतर्गत मानव समाज की उत्पत्ति, विकास, बनावट यानी कि स्वरूप अथवा सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन शामिल किया जाता है। अधिवास भूगोल में अधिवासों की सामाजिक बनावट, क्रियाओं तथा उनके उत्पत्ति प्रतिरूपों का अध्ययन क्षेत्रीय यानी कि स्थानीय संदर्भ में किया जाता है, यानी कि उस स्थान के संदर्भ में किया जाता है। ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या के अध्ययन में समाजशास्त्री सिद्धांतों, विधियों, तथ्यों इत्यादि का प्रयोग मददगार होता है। नगरीय और ग्रामीण समाजों में उल्लेखनीय अंतर होने के कारण अधिवास भूगोल के तथ्य एवं निष्कर्ष भी समाजशास्त्री अध्ययन में मददगार होते हैं। अधिवास भूगोल में विभिन्न समाजशास्त्री तथ्य जैसे कि परिवार, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, साक्षरता आदि का स्थानिक संदर्भ में अध्ययन होता है, यानी कि क्षेत्रीय संदर्भ में स्थान होता है एवं क्षेत्रीय विभिन्नता के आधार पर इनके क्षेत्रीय प्रतिरूपों को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। इस तरह अधिवास भूगोल और समाजशास्त्र एक दूसरे के पूरक और एक दूसरे से जुड़े हुए विषय है, यानी कि जो समाजशास्त्र है उसमें जो मानव समाज है उनका उत्पत्ति, विकास, बनावट इन सभी का अध्ययन किया जाता है और अधिवास भूगोल में जो मानव समाज है उनके गृहों की उत्पत्ति, विकास, बनावट इन सभी और साक्षरता, धर्म, जाति इन सभी का अध्ययन किया जाता है जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अतः इन दोनों के मध्य में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अधिवास भूगोल और अर्थशास्त्र। अधिवास भूगोल और अर्थशास्त्र इसके अंतर्गत नगरों और ग्रामों में निवास करने वाली जनसंख्या में वृद्धि, जन्म दर, मृत्यु दर, आर्थिक संरचना, प्रवास, जीवन स्तर, श्रम शक्ति आदि का विवेचन आर्थिक संदर्भ में करता है। अधिवासों के दो प्रधान वर्ग नगरीय अधिवास और ग्रामीण अधिवास मुख्यतः आर्थिक क्रियाओं की भिन्नता के ही परिणाम है, यानी कि जो नगरीय अधिवास है वे लोग किसमें किन आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं? वे द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। किंतु जो ग्रामीण अधिवास में रहने वाले हैं वे प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। तो ये क्या है? उनमें भिन्नता है। ग्रामीण अधिवासों में कृषि आदि प्राथमिक क्रियाओं की मुख्यता पाई जाती है जो हम अभी बताए हैं, जबकि नगरीय अधिवासों में द्वितीयक, तृतीयक आदि क्रियाओं का केंद्र माने जाते हैं। अधिवास भूगोल में केंद्र स्थलों या सेवा केंद्रों का निर्धारण केंद्रीय कार्यों के अनुरूप
किया जाता है, यानी कि जो मुख्य कार्य है उनके अनुरूप किया जाता है। जो शुद्ध रूप से आर्थिक होते हैं और अर्थशास्त्र के विषय वस्तु के तहत आते हैं, यानी कि जो केंद्र स्थल है उसके जो कार्य है वो किससे संबंधित होते हैं, आर्थिक होते हैं, यानी कि आय के लेन देन से होते हैं। क्योंकि कोई भी हम वस्तु लेते हैं तो उसके स्थान पर हमें कोई आय यानी कि रुपये देने पड़ते हैं। तो ये किसके अंतर्गत अध्ययन होता है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो ये हो गया। जो शुद्ध रूप से आर्थिक होते हैं और अर्थशास्त्र के विषय वस्तु के तहत आते हैं, यानी कि वह किसका विषय वस्तु हो जाता है, अर्थशास्त्र का। अधिवासों की मूलभूत क्रियाओं के द्वारा ही उनके महत्व विकास का आकलन किया जाता है, यानी कि अर्थशास्त्र का जो तत्व है आय, यानी कि वो सेवा केंद्रों से जो संबंधित है, उसका अध्ययन किससे किया जाता है, जो अधिवास की मूलभूत क्रियाओं है उनके द्वारा ही किया जाता है। इसी तरह आर्थिक संरचना के अध्ययन में कई अर्थशास्त्रीय सिद्धांतों एवं संकल्पनाओं का सहारा लिया जाता है, यानी कि जो मानव की आर्थिक क्रिया है उसके संदर्भ में। क्षेत्रीय असमानता के अध्ययन में अर्थशास्त्री को भी अधिवास भूगोल के निष्कर्षों तथा प्रविधि से मदद प्राप्त होती है। इसी प्रकार अधिवास भूगोल और अर्थशास्त्र आपस में घनिष्ठ संबंध है, यानी कि जो अधिवास भूगोल है और अर्थशास्त्र है ये दोनों आपस में संबंधित है, क्योंकि ये इनकी जो तथ्य है वो एक दूसरे से संबंध रखते हैं और एक दूसरे के सिद्धांतों में काम आते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अधिवास भूगोल एवं इतिहास। इन दोनों का क्या संबंध है यह अध्ययन करेंगे। अधिवास भूगोल एवं इतिहास। अधिवास भूगोल व इतिहास दोनों के तहत ग्रामों या नगरों का विश्लेषण होता है। दोनों के दृष्टिकोण व वर्णन विधि में भेद है, यानी कि अंतर है। यदि इतिहास को अधिवास की कहानी माना जाए तो भूगोल अधिवास का उल्लेख है, यानी कि जो अधिवास है उसके अंतर्गत केंद्र बिंदु कौन है, मानव है, और मानव की जो इतिहास है यानी कि बीते हुए कल है, उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि जो इतिहास और भूगोल है, अधिवास भूगोल, वो किस प्रकार संबंधित है, एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। एक इतिहासकार अधिवासों के विकास का अध्ययन काल के संबंध में करता है। इतिहास में अधिवासों के विभिन्न, ये आर्थिक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि पक्षों का अध्ययन भूत के संदर्भ में करता है, यानी कि जो बीते हुए कल है उसके संदर्भ में करता है। अधिवास भूगोल में इन्हीं तथ्यों का अध्ययन देश स्थान के संदर्भ में किया जाता है, यानी कि जो इतिहास है उसमें अधिवास का अध्ययन किस संदर्भ में किया जाता है, उसका संबंध ऐतिहासिक और समय के संदर्भ में किया जाता है, प्राचीन काल, वर्तमान काल, भूतकाल, इस प्रकार से। लेकिन अधिवास भूगोल में इसका संबंध स्थान या देश के संदर्भ में किया जाता है, जैसे कि भारत है, हमारे जो पाकिस्तान है या अफ्रीका है, इस प्रकार से देश के संदर्भ में या स्थान के संदर्भ में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, इस प्रकार से किया जाता है। अधिवास के विकास एवं उत्पत्ति के साथ ही इनके अन्य लक्षणों के विकास का अध्ययन इतिहास के विषय क्षेत्र में आता है। इसी प्रकार हर ऐतिहासिक घटना किसी न किसी स्थान या नगर या गांव से जुड़े होते हैं, यानी कि कोई भी स्थान हो या वहाँ पर जो घटना घटी है वो किसी अन्य स्थान से भी जुड़े होते हैं। अतः ये दोनों विषय एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी परस्पर संबंधित और एक दूसरे के पूरक या मददगार है। यानी कि जो अधिवास भूगोल है उसमें क्या होता है, मानव जो जनसंख्या उसके गृहों का, उनके उत्पत्ति का जो अध्ययन है वो किसके स्थान या देश के संदर्भ में किया जाता है, और इतिहास में समय के संदर्भ में किया जाता है। लेकिन अध्ययन दोनों में एक ही किए जाते हैं, उनका केंद्र है मानव ही है और उनका ही अध्ययन करते हैं। एक में समय के संदर्भ में किया जाता है और दूसरे में स्थान के संदर्भ में, यही बस उसमें अंतर है। अतः ये एक दूसरे के मददगार सब्जेक्ट है और परस्पर संबंधित है। तो ये हो गया मानव भूगोल और इतिहास का संबंध। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अधिवास भूगोल और राजनीति शास्त्र। राजनीतिक कारकों का अधिवासों की उत्पत्ति व विकास, सामाजिक आर्थिक संरचना पर विशिष्ट प्रभाव देखने को मिलता है।
सरकारी नीति का स्पष्ट प्रभाव नगरों तथा ग्रामों की उत्पत्ति विकास पर देखा जा सकता है। यानी कि नगरों में जो क्या है, योजनाएं बहुत तीव्र गति से संचालित होता है तो नगरों का विकास अधिक होता है, लेकिन ग्रामीणों में जो योजनाएं हैं वो बहुत देरी से आते हैं और तीव्र गति से संचालित नहीं होता, तो उसका प्रभाव नगरों में भी देखा जाता है और ग्रामों में भी देखा जाता है। ग्राम की जो विकास है वो नगरों की तुलना में बहुत धीमी गति से होता है। विभिन्न मामलों में अधिवासों का बसना उजड़ना राजनीति से प्रेरित पाया जाता है, यानी कि राजनीति से संबंधित पाया जाता है। नगरों एवं ग्रामों का प्रभाव राजनीतिक क्रियाओं, संगठन, घटनाओं पर प्राय पृथक रूप में पाया जाता है, यानी कि अलग रूप में। अतः अधिवासों का अध्ययन भूगोल विद्वानों और राजनीतिक विज्ञानी अपने अपने दृष्टिकोण से करते हैं। यानी कि जो भूगोल विद्वान हैं और राजनीतिक विज्ञान हैं वे सभी क्या करते हैं, अपने अपने अलग अलग दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। फिर भी दोनों अध्ययन सामग्री, विधि, सिद्धांतों को एक दूसरे से विनिमय करते हैं, यानी कि आपस में मिलाते हैं या एक दूसरे से मदद मांगते हैं। इस तरह अधिवास भूगोल राजनीति विज्ञान से अवश्य ही जुड़ा है, यानी कि इस प्रकार से इनमें संबंध है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अधिवास भूगोल और जनांकिकी, जिसे हम जनसांख्यिकी कहते हैं। तो इनका क्या संबंध है ये देख लेते हैं। अधिवास भूगोल और जनांकिकी। जनांकिकी के तहत जनसंख्या की संरचना, आकार तथा इसके जन्म, मृत्यु और प्रवास से जुड़े संशोधन का मात्रात्मक अध्ययन किया जाता है। इन जनांकिकी लक्षणों का विश्लेषण सामान्यतः नगरीय और ग्रामीण अधिवासों के संदर्भ में भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग प्रकार से किया जाता है। यानी कि जो जनांकिकी है वो क्या है, उसे हम जनसांख्यिकी के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंतर्गत जो जनसंख्या है उसकी जो संख्या पक्ष है, उसकी संरचना कितनी मात्रा में हो रहा है, उसके आकार क्या है, उसकी जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर, उसकी प्रवास, इन सभी वितरण आदि मात्रात्मक जो अध्ययन है उनका अध्ययन किसमें किया जाता है, जनसांख्यिकी या जनांकिकी के अंतर्गत किया जाता है। अधिवास भूगोल में भी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या का जनांकिकी विश्लेषण अलग अलग रूप में किया जाता है। इन दोनों ही विषय नगर और ग्राम का जनांकिकी अध्ययन करते हैं। यानी कि ये जो अधिवास भूगोल है और जनसांख्यिकी है या जनांकिकी है, ये दोनों ही क्या करते हैं, ग्राम और नगर की जो जनांकिकी आंकड़े हैं उनका अध्ययन करते हैं, यानी कि जनसंख्या संबंधित आंकड़े का अध्ययन करते हैं। और दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी सामग्री और अध्ययन तकनीक प्रस्तुत करते हैं। अतः भूगोल, अधिवास भूगोल और जनांकिकी परस्पर संबंधित है। तो इससे स्पष्ट है कि अधिवास भूगोल और जनांकिकी यानी कि जनसांख्यिकी का संबंध स्पष्ट पहले से ही है, क्योंकि जनसंख्या का जो मात्रात्मक है उस पहलू का अध्ययन जनसांख्यिकी के अंतर्गत किया जाता है और अधिवास भूगोल में भी उन्हीं तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट है अधिवास भूगोल और क्षेत्रीय नियोजन यानी कि प्रादेशिक नियोजन। तो चलिए देख, नेक्स्ट पॉइंट है अधिवास भूगोल और क्षेत्रीय नियोजन यानी कि प्रादेशिक नियोजन। प्रादेशिक नियोजन किसी क्षेत्रीय इकाई के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु निर्मित की गई विस्तृत योजना है। प्रादेशिक इकाई के अनुसार बृहद स्तरीय, मध्य स्तरीय, लघु स्तरीय हो सकते हैं। यानी कि जो प्रादेशिक इकाई है वो 3 स्तर के हो सकते हैं। एक तो बृहद स्तरीय यानी कि विस्तृत स्तर, मध्यम स्तर और लघु स्तर। नगर एवं ग्राम नियोजन इसी का एक लघु स्तरीय रूप है। यानी कि ये किसका उदाहरण है, लघु स्तरीय का। अधिवास भूगोल का प्रादेशिक तथा नगर एवं ग्राम नियोजन से घनिष्ठ संबंध है। ये समस्त प्रकार के नियोजन अधिवासों की व्यवहारिक समस्याओं को दूर करने के लिए योजनाएं प्रस्तुत करते हैं। यानी कि जो प्रादेशिक नियोजन है यह क्या करते हैं, अधिवास भूगोल के जो विषय सब्जेक्ट है अधिवास और मानव, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या करते हैं, योजना प्रस्तुत करते हैं। इन समस्याओं की योजना बनाने से पहले उनका सही विश्लेषण जरूरी होता है, जिसके लिए अधिवास भूगोल के समुचित सामग्री प्रदान करते हैं। यानी कि अधिवास भूगोल क्या करते हैं, योजना जो प्रादेशिक विषय है उनको एक सामग्री प्रदान करता है जो कि उनके लिए सही होता है। प्रादेशिक नियोजन व्यवहारिक विषय है, जबकि जो अधिवास भूगोल है वह क्या है, व्यवहारिक कम है और सैद्धांतिक विषय अधिक है। दोनों विषय में नियोजन पक्ष
उद्भवनिष्ठ होने के कारण उनमें परस्पर संबंध पाया जाता है। यानी कि उद्भवनिष्ठ किस प्रकार है, क्योंकि जो अधिवास भूगोल है उसमें मानव निवास करते हैं और उनके अधिवासों की जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित जो योजना है वो किस में किया जाता है, प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत किया जाता है, इसीलिए वो उद्भवनिष्ठ है और दोनों परस्पर संबंधित है। अधिवास भूगोल के निष्कर्ष एवं सामान्यीकरणों से नियोजनकर्ता भी लाभ अर्जित करते हैं। निजी अधिवासों के क्रमबद्ध तथा आकार की अध्ययनों में अधिवास भूगोल नियोजन के अधिक सन्निकट है, जबकि क्षेत्रीय अधिवास भूगोल तथा सारे अधिवासों के अध्ययन में प्रादेशिक नियोजन की समीपता अधिक है। तो ये हो गया हमारा अधिवास भूगोल और क्षेत्रीय नियोजन किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि जो अधिवासों की जो समस्याएं हैं उनके लिए योजना किसमें बनाए जाते हैं, प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत बनाए जाते हैं, इसीलिए एक दूसरे से संबंधित है। तो ये हुआ अधिवास भूगोल और अन्य सामाजिक विज्ञानों से इनका संबंध। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से उपस्थित होंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। तो आपसे एक निवेदन है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित, यानी कि भूगोल से हो या भूगोल से ही हो, लेकिन कोई भी पॉइंट हो उससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो या उसका आंसर चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें।